अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने मोस्ट डिमांडिंग नावल वाश के मेरी के सीज़न 4 यानी ऑब्सेस्ड इन लव के एपिसोड 6 के साथ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे वीडियो को। अतिया, क्या बात है? तुम क्या कुछ कहना चाहती हो? अतिया, जिसे बात छुपाना नहीं आती थी, उसके चेहरे पर अजीब किस्म की बेचैनी थी, जैसे कि वो सब बताना चाहती हो। अम्मी, हाँ, मेरा मतलब कि नहीं अम्मी, वो आप अब बाबा के पास जाएंगी तो मुझे भी साथ लेकर जाइएगा। मुझे अकेले नहीं रहना। कल वो रात को मुझे लगा कि घर में कोई और भी है, सच तो ना बता सकी, बस उसने अकेले रहने से मना कर दिया। बेटा, हमारे घर में और कौन होगा? हद करती हो। और तुम जानती हो ना, अपने बाबा को वहाँ तमाशा शुरू कर देंगे तुम्हें देखकर। टिफ़िन को पैक करती वो अतिया को समझाने लगी। अम्मी, मैं बाबा के सामने नहीं आऊँगी, बाहर बैठी रहूँगी, फिर वापस हम आ जाएंगे घर। वो हर सूरत बस अकेले नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इस बैड बॉय की बात उसे अभी तक याद थी। अच्छा ठीक है, चलेंगे हम, बस तैयार हो जा तू। रुखसार बेगम राज़ी हो गई। अतिया भी जल्दी से बुर्का पहने बाहर आ गई और अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। अतिया, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे बाबा को खाना खिला कर आती हूँ। अतिया को कमरों से बाहर बेंच पर बैठने का कह रुखसार बेगम कमरे में चली गई। अतिया रिलैक्स फील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी इस शख्स का उसे खौफ था कि वो यहाँ पर भी ना आ जाए। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन रुखसार बेगम कमरे में ही मौजूद थी। गर्मी के बाद अतिया का गला खुश्क हो चुका था, शदीद किस्म की प्यास लगी थी उसे। वो अपनी अम्मी को पुकारना चाहती थी, लेकिन मजीद साहब के बायस वो पास से गुजर रही नर्स को आवाज़ लगाए, अब भी पानी मिल सकता है? हाँ, वहाँ सामने कूलर मौजूद है, वहाँ से पी लें। सामने की जानिब इशारा किए वो, जो कि काफ़ी दूर था। अतिया ने पानी पीना ही कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर अतिया, यहाँ पर इतने लोग आज आए जा रहे हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, बस जल्दी से पानी पीकर आ जाऊंगी। खड़ी होती वो चलते हुए जाने लगी। इस गैलरी के आखिर में कूलर, लोहे का कूलर मौजूद था, जिसमें से ठंडा पानी और गिलास में डाले अपने नकाब को थोड़ा नीचे किए पीती वापस अपनी जगह जाने लगी। लेकिन तभी वो एक कमरे के पास से गुजर रही थी कि इस कमरे के दरवाजे को खोल एक शख्स बाहर निकल तेज़ी से इस कदम में चलने के बाद सतिया खुद को रोक ना पाई, शख्स के साथ टकराती ज़मीन पर गिर गई। अचानक से गिरने के बाद सतिया के चेहरे पर नकाब ही नीचे हो गया। वो शख्स अपने साथ किसी का टकराव महसूस किए, उसने पलट कर देखा तो अतिया को ज़मीन पर गिरे रोने वाली शक्ल बनाए अपनी कोने को देखते देख तुम वो हैरानगी से अतिया को देख सवाल कर गया। इस शख्स की आवाज़ को सुन अतिया ने नज़रों को ऊपर की जानिब किए शख्स को देखा तो खौफ से गहरी आंखें, "आ- आ- आ- आप यहाँ पर? आप भी मेरा पीछा कर रहे हो? अम्मी?" वो सब दर्द को भूलती फ़ौरन से खड़े हुए मदद के लिए पुकारने लगे। युवतिया को इस जगह शोर मचाते देख हनान उसके मुंह पर हाथ रखता, "चीख क्यों रही हो? खामोशी से मेरी बात गौर से सुन लो। जैसा तुम मुझे समझ रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। कल तुम बेहोश चुकी थी, तुम्हें सांस नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे तुम्हें माँ तो ऑक्सीजन देनी पड़ी, वरना मैं इतना भी औरतों के लिए मरे नहीं जा रहा जो एक बेहोश लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करूं। और दूसरी बार यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के लिए आया था, लेकिन तुमसे मुलाकात हो गई। तुम किस वजह से आई हो यहाँ पर?" अपने मुंह से हनान के हाथ रखे वो बिल्कुल खामोश बड़ी बड़ी आगे की उसकी बात को सुन रही थी, कांधे से भी छोटी लड़की जिसके चेहरे पर हनान का हाथ काफ़ी बड़ा लग रहा था। "मैं हटाने लगा हूँ, लेकिन तुम चलाओगी नहीं," पहले से अतिया को समझाया हनान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। "अगर तुम्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हल कर दूंगा," वो अतिया से पूछने लगा। लेकिन नफ़ी में सर हिलाती वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। सवाए रात वाले शख्स से उसने तो कभी किसी मर्द से बात भी नहीं की थी, और अब भी हनान की मदद करने को सुन उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। "अतिया, कहाँ चली गई थी तुम?" अतिया को वापस इसी जगह आते देख रुखसार बेगम सवाल को हुई। अम्मी, वो पानी पीने गई थी, अब घर चले?" "बेटा हाँ, चलते हैं घर, लेकिन तेरे बाबा डिस्चार्ज हो जाएंगे आज, तुझे घर छोड़ कर वापस मैं आऊँगी उन्हें लेने।" "ठीक है," कहती वो नकाब वापस से लेने लगी। वहाँ से जाती वो दूर खड़े हन्नान को देखे, जो किसी को देख रहा था, हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी। "अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप?" सर झुकाए अतिया ने अपने वालिद की आमद पर उनसे उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछा। "जिंदा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुझ जैसी मनहूस की शक्ल देख कर गया था तो फिर कुछ ना कुछ गलत तो होना ही था।" इस बात का इल्ज़ाम भी वो अतिया पर ही लगा रहे थे। लंगड़ाते हुए वो जाकर चारपाई पर बैठ गए। अतिया खामोशी से जाकर खड़ी हो गई। तू दुआ कर रही होगी कि मैं मर जाऊं और तुझे आज़ादी मिल जाए, वैसे पीछे से तूने क्या क्या किया?" अभी भी वो अतिया को शक की नज़र से ही देख रहे थे। बाबा, मैंने क्या करना है?" "अम्मी को खबर मिली तो वो चली गई, मैं अपने कमरे में दुआ कर रही थी।" अतिया कल वाले हादसे के बाद से थोड़ा मजबूत हो चुकी थी। "अच्छा, मतलब सारी रात तू घर में अकेली रही?" रात को वो फरजाना का बेटा मौसर
वो तो नहीं आ गया था, क्योंकि छत पर तो हर वक्त बैठा रहता ही है तुझे देखने के लिए। अपनी सगी बेटी पर इस कदम बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे थे वो। बाबा आप क्या बोल रहे हो? अतिया की आंखों में आंसू आ चुके थे अपने सगे बाप के उस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को सुनकर। तेरी बहन उस पर भरोसा करके देख चुका हूँ, हमारी गैर मौजूदगी में अपने यार को घुसा कर बैठी रहती थी वो। तेरा कमरा कहाँ पर है? अपनी एक बेटी की हरकत के बाइस मजीद साहब दिमागी मरीज बन चुके थे। बाबा आपको क्या हो गया है? अतिया को अपनी फिक्र हो गई कि कहीं कल वाले शख्स के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया, क्योंकि ये फिर चाहे अपनी सफाई में जो कुछ भी क्यों ना बोल लेती, शख्स को कहाँ समझ आनी थी। मजीद साहब क्या हो गया है आपको? बस करें। रुखसार बेगम अपनी बेटी की तरफ तारीख किए बोली। चुप कर तू। दोनों बामुश्किल से खड़े हुए वो अतिया के कमरे में पहुंचे, जहाँ से शुरुआत थी उनके घर की तलाशी लेने की। कोई ना कोई तो सबूत मिल ही जाएगा उन्हें। मजीद साहब क्या हो गया? बस भी करें। अतिया और रुखसार बेगम उनके पीछे चले गए, लेकिन कमरे में तलाशी लेते चारपाई की चादर के नीचे अतिया ने इस शख्स की जैकेट को छुपाया हुआ था को देख वह शदीद गुस्से से इस जैकेट को उठाई। ये मर्दों की जैकेट इस मनहूस के कमरे में क्या करी है? इसका तो ऊंची आवाज़ में चीखने पर सारा घर गूंज उठा। प- 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 पापा वो कांपती क्या बोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे। मनहूस बदकिरदार अपनी बहन के नक्शे कदम पर चढ़ने लगी है। तू किस यार को बुलाया हुआ था तूने? अतिया के बालों को पकड़े वो उसे पूरे का पूरा झंझोड़ गए। मजीद साहब छोड़े इसे, मैं पूछती हूँ। रुखसार बेगम तो जानती थी अपनी बेटी को वो ऐसी नहीं है। ऐसी बेटी होने से बेहतर है कि मर जाए। इस कदर बुरे तरीके से उसे धक्का देने पर अतिया का सर दीवार के साथ टकराया, जिसके बायस उसकी पेशानी पर चोट लगे खून निकलने लगा। पूछो इससे कौन है वो जिसके साथ मुंह काला किया है इसने? जान ले लूँगा मैं इसकी भी और तुम और तेरी भी। मजीद वो उसके आगे बढ़े अतिया पर हाथ उठाने की खातिर के तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कहीं पड़ोसी तो नहीं आ गए? इतना शोर सुनकर रुखसार बेगम, जो कि पहले भी देख चुकी थी उनके रोज़ अपनी बेटी को मारपीट करने के बायस मोहल्ले को इकट्ठा करना, उन्हें भी देख देता हूँ। गुस्से से वो खुद दरवाजे को खोलने चले गए। अतिया फूट फूट कर रोए जा रही थी, पेशानी से खून भी निकले जा रहा था। रुखसार बेगम उसके करीब बैठती अपने दुपट्टे से उसकी पेशानी से निकले खून को साफ करती। बेटा सच सच बताओ ये जैकेट किसकी है? उसकी वालदा परेशानी से बोली। गौर से अतिया के चेहरे को देखती वो उससे सच पूछ रही थी। ये क्या है? उसके गाल को गौर से देखते वो टच करती। अतिया ये किसने काटा? रात को शख्स ने जो अतिया के चेहरे पर काटा था। अम्मी वो कल। अतिया सारी बात अपनी माँ को बताना शुरू हो गई, क्योंकि पहले से ही वो अपने अंदर इस बात को बामुश्किल से छुपाए हुए थे। अपनी बेटी के साथ कल के दिन क्या कुछ हो गया को सुन खौफ से रुखसार बेगम खुद काँप उठी। बेटा इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया ना? नहीं अम्मी वो चला गया। अतिया ने सारी बात बता दी, साथ ही रोती हुई उनके गले लग गई। अम्मी मैं तो बर्बाद होगी, पापा को पता चला तो जान ले लेंगे वो मेरी। बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसा मत सोचो। अतिया मासूम थी, लेकिन रुखसार बेगम थरबा जानती ही थी। रुखसार बेग बाहर राम मजीद साहब की आवाज़ को सुने रुखसार बेगम तेज़ी से बाहर आई, साथ ही अतिया भी खड़ी हुए कमरे से बाहर की जानब झांकने लगे। अपने सामने सूट बूट पहने शख्स को देख वो अपने दुपट्टे को सही करती। मजीद साहब ये कौन है? जाहिल औरत, दिखाई नहीं दे रहा? हनान मलिक आए हुए हैं। खड़ी क्या है? पानी लेकर आप बैठो। चारपाई की जानब इशारा किया। वो हनान को बैठने का कहने लगे। हनान मुस्कुराता अंकल आप बैठे। चारपाई की जानब इशारा किया। वो उन्हें बैठने का बोलने लगा। अतिया चौंक गए हनान को देखकर कि वह कैसे यहाँ पर आ गया, उसके घर का पता उसे कैसे चला, इस वक्त ये यहाँ पर क्यों आया है। चारपाई पर बैठते वक्त हनान सामने मौजूद कमरे की जानब नज़र डाले अतिया की तरफ देखने लगा, जो कि यहीं पर ही देख रही थी, लेकिन खुद पर हनान की नज़र पड़े देख तेज़ी से वह दरवाजे के पीछे छुप गई। अतिया की पेशानी से खून निकल रहा था। खुद हनान को चौंका गया कि इससे चोट कैसे लगी। रुखसार बेगम शीशे के गिलास में पानी लेकर हनान को पकड़ा गई। शुक्रिया आंटी, एक्चुअली वो मैं यहाँ पर आपसे मिलने की खातिर आया। हनान असली वजह तो यहाँ पर आने की फ़िलहाल उन्हें नहीं बता रहा था, लेकिन गोल मोल बात कर गया वो। हनान साहब आप इतने अमीर शख्स को मेरे बारे में कैसे पता चला? मामूली सा टीचर हूँ मैं तो, जिसे उसके हाथों पढ़ाई के शागिर्द भूल गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आपके बारे में सभी लोगों ने तारीफ़ ही की। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ मांगना है। आहिस्ता आहिस्ता वो असली बात की जानिब आने लगा। जी मुझे क्या आपको चाहिए? मेरा मतलब कि मुझ जैसे गरीब के पास आपको देने के लिए क्या है? जो मजीद साहब खुद काफ़ी कंफ्यूज हो गए। अंकल आप ही के पास तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिससे मैं सारी दौलत दुनिया की दौलत को खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकता। आपकी बेटी, मुझे आपकी बेटी अतिया का रिश्ता चाहिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हनान, जो कि 2 मुलाकातों पर ही अतिया के घर पहुँच गया रिश्ते के लिए। ये बात मजीद साहब के सर पर किसी पहाड़ की मानद टूटी। आपको कैसी मालूम अतिया के बारे में? और इतने अमीर शख्स होने के बावजूद एक गरीब मास्टर की बेटी गलियों में रहने वाली से आप शादी करना चाहते हैं? अपनी हैसियत और हनान की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखते वो बोले। अंकल मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बीवी आजकल की लड़कियों से बिल्कुल मुनफरिद हो।
मासूम और अतिया वैसी ही है। इसी वजह से इससे शादी करने की खातिर यहाँ पर आ गया हूँ। जानता हूँ कि मेरे किसी बड़े को आना चाहिए थे, लेकिन मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है जिसे साथ लाता मैं। लेकिन अब से मुझे आप दोनों की सूरत माँ बाप भी मिल गए हैं। हनान की बातें हर किसी को इम्प्रेस कर जाती, लेकिन मजीद साहब चंद सेकंड सोच रहे। हनान साहब माफ़ के फरमाइएगा, लेकिन हम अपनी हैसियत के लोगों से ही रिश्तेदारी करते हैं। आप परपति और हम जो महीने का गुजारा भी बचत से करते हैं, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रह पाएगी। इससे मेहरबानी आप अपने म्यार की लड़की से शादी यूँ साफ साफ हनान के मुंह पर उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया। मजीद साहब रुखसार बेगम ने रोकना चाहा कि वो अपनी बेटी की किस्मत को यूँ ठुकरा रहे हैं। आखिर इतने अमीर शख्स ने खुद अतिया से शादी करने के बारे में पूछा। एक नज़र गुस्से से वो अतिया पर डाले। हनान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ पर आए। अब आप जा सकते हैं। हनान का रिश्ता वाकई में माली हैसियत के बाइस मना कर रहे थे, वो जो अपनी सगी बेटी से बिला वजह की नफरत के बाइस। अंकल आप प्लीज़ एक मरतबा मेरी बात तो सुने। वो उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन मजीद साहब तलख लहजे में, आप जैसे अमीर लोगों को जानता हूँ मैं, चंद दिन के याशी के लिए गरीबों की बेटियों को ब्याह कर ले जाते हैं। अब निकले वहीं, वरना कहीं मैं तमीज़ का दामन छोड़ ना दूँ। हनान को बुरा तो लगा, उसका सीधा अतिया के रिश्ते को मांगने पर भी रिजेक्शन मिली। कोई बात नहीं अंकल, फिर आप फिर भी सोच लीजिएगा। सो गाइस, होप सो आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपने अच्छे रिस्पॉन्स से हमें ज़ाहिर करिएगा।